आज हम स्टार्ट करते हैं गति यानी मोशन। आइए समझते हैं कि गति क्या है। मान लीजिए आप एक कार में कहीं जा रहे हैं और दूर खड़ा व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए आपकी कार मोशन में होगी, लेकिन आपके लिए आपकी कार मोशन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप भी अपनी कार के संग उसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और उतना ही समय चल रहे हैं, लेकिन दूर खड़े व्यक्ति के लिए डिस्टेंस टाइम के संग संग कार का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए आपकी कार उसके लिए मोशन में होगी लेकिन आपके लिए रेस्ट में होगी। अब देखते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। दूसरा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तीसरा रोटेशन, घूर्णन गति। चौथा ऑसिलेटरी, दोलन गति। पांचवा पीरियोडिक, आवर्ती गति। छठा रिलेटिव, प्रक्षेप्य गति। अब देखते हैं सरल रेखीय गति के बारे में। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम उसकी सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी जैसे अगर सीधी सड़क पर कार चल रही है तो वो उसकी सरल रेखीय गति होगी। मतलब जितना टाइम निकल रहा है उसी अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, वो होता है सरल रेखीय गति। अब आती है वृत्तीय गति। वृत्त का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कल में। तो यदि कोई मोशन सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है तो वो आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ पर चलती है तो उसकी वह गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, सन के चारों ओर अर्थ की मोशन या अर्थ के चारों ओर मून की मोशन, ये सारे मोशन सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। और इस केस में जो फोर्स लगता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में हम फोर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, मतलब रोटेशन। जैसे अर्थ 24 घंटे में अपने पूरे एक एक्सिस पर घूमती है, अपने चारों ओर घूमती है, तो उसको उसकी रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है दोलन गति। दोलन गति होती है जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम आप सबने देखा होगा। पेंडुलम में जो पेंडुलम होता है वो पहले आगे की तरफ मूव करता है, फिर पीछे की तरफ, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है। या फिर झूले में झूलते बच्चे, पहले फॉरवर्ड मूवमेंट फिर उसके बाद बैकवर्ड मूवमेंट, तो ये होती है हमारी दोलन गति। नेक्स्ट होती है आवर्ती गति। आवर्ती गति मतलब आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब हो गया कि एक टाइम पीरियड के बाद वो मोशन दोबारा रिपीट हो रहा हो, तो हम पेंडुलम को पीरियोडिक मोशन में भी बोल सकते हैं। जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पर अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है तो उसे हम उसकी आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूला झूलते बालक की गति या स्प्रिंग के खींचने पर जो मोशन होता है वो उसका पीरियोडिक मोशन कहलाता है। आगे चलते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य मतलब होता है रिलेटिव मोशन। जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पैराबोलिक पाथ पर चलता है। पैराबोलिक पाथ मतलब हो गया आपका सेमी सर्कल, ठीक है, या डी शेप जो होती है। मतलब ये हो गया कि यदि हम किसी बॉडी को फेंकें तो ऊपर फेंकने पर धीरे धीरे उसका मोशन नीचे धरती की तरफ होने लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति या बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे रैंडम मोशन, जिसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, मतलब कहीं पर भी कैसे भी, जैसे बटरफ्लाई है या कोई भी इंसेक्ट है
वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो उसका कोई पाथ नहीं है स्पेसिफिक, वो कहीं पर भी कहीं कभी भी जा सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि एक पर्टिकुलर एक पाथ पर चलना, वो ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है। रोटेशनल का मतलब हो गया सर्कुलर पाथ पर फिक्स्ड एक्सिस में घूमना, जैसे कि हमारे फैन जो होता है एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव करता है फैन के ब्लेड्स, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब हो गया टू एंड फ्रो मूवमेंट, जैसे झूला झूलना, आगे फिर पीछे। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में चलना, जैसे कार अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कर्विलिनियर का मतलब होता है कर्व पाथ पे चलना, जैसे कार अगर मूव कर रही है, सडनली कोई कर्व आ जाए या टर्न आ जाए, तो वो हमारा कर्विलिनियर मोशन होगा। एक होता है सर्कुलर मोशन, जो हम सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, जैसे अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन होता है, फिक्स जो मोशन है उसका सर्कुलर पाथ में, वो हो गया आपका सर्कुलर मोशन। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं। एक होता है वाइब्रेटरी मोशन, जैसे कि स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को दो पोल से अटैच कर देते हैं, फिर जब हम उसे अपनी उंगलियों से टच करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगता है, वो वाइब्रेटरी मोशन हो गया। एक लीनियर मोशन मतलब वही सीधे पाथ पे जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन हो गया। कर्वलीनियर, कर्व में या प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ पे जो मोशन होता है वो कर्वीलीनियर हो गया। ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि पेंडुलम का टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है। सर्कुलर मोशन जैसे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है या अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। रोटेटरी मोशन जैसे फैन के ब्लेड्स एक रोटेशन में एक फिक्स्ड पाथ पे रोटेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या वह एक सीधी रेखा में चल रही है, तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है, या फिर मान लो मोशन कर रहा है और लीनियर मोशन कर रहा है अगर, तो वो मोशन कंटिन्यू रहेगा उसका, या वो रेस्ट में कंटिन्यू वही पोजीशन रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ये होती है उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया की प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो वो लीनियर मोशन करते रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसको जड़तत्व का नियम भी कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है जड़तत्व का नियम। जैसे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। रुकी हुई कार के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बस चल रही है और वो अचानक रुक जाती है, तो क्या होता है? बस में जो यात्री खड़ा है या जो भी बैठा है वो आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? जैसे जब बस ऑटो पहले से चल रही थी तो हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट था वो मोशन में था और अपर पार्ट रेस्ट में था। जैसे ही वो बस रुकी तो हुआ ये कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से लोअर पार्ट तो रह गया हमारा मोशन में ही और अपर पार्ट रह गया रेस्ट में ही। तो हम एकदम से हमें धक्का सा लगता है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप डंडे से किसी कालीन को पीटते हैं तो होता ये है कि जो कारपेट है वो तो रेस्ट में ही था, मतलब पार्टिकल्स तो रेस्ट में ही थे, कारपेट आ गया मोशन में, तो पार्टिकल्स तो अपनी जगह रेस्ट पे थे, तो पीटने से उसके अंदर के जो भी गंदगी के पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही अगर बस एकदम से चलने लगे तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी वहाँ के यात्री होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, जो बस में बैठे होते हैं, उनके जो लोअर पार्ट है, मतलब पैर का पार्ट है, वो बस के कांटेक्ट में होता है। और बस जब अचानक से चलती है तो वो उसमें मोशन आ जाता है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो अभी भी इनर्शिया में है या फिर रेस्ट में है। तो इस स्थिति के कारण वह
गिरने लगते हैं पीछे की ओर, क्योंकि पैर आ गए मोशन में, लेकिन अपर बॉडी पार्ट अभी भी रेस्ट में है, तो वो पीछे की ओर ढकलने लगते हैं। अब आते हैं न्यूटन का दूसरे लॉ की ओर। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या, अगर हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स होगा उस बॉडी के मास यानी द्रव्यमान और उस बॉडी की एक्सीलरेशन यानी त्वरण के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के बराबर होगा। मतलब F = m/a। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि जब क्रिकेटर गेंद को पकड़ता है तो गेंद को पकड़ने के लिए वो अपना जो हाथ है वो नीचे की ओर ले जाता है, तब पकड़ता है। ऐसे जब कराटे खिलाड़ी हाथों से ईंटों को तोड़ते हैं तो वो ईंटों पर प्रहार करने से पहले थोड़ा अपने हाथ को नीचे की तरफ झुकाते हैं, तब प्रहार करते हैं, ज़्यादा हाइट पर ले जाके प्रहार करते हैं। अब ये देखिए ऐसा होता क्या है, जब कोई भी क्रिकेटर बॉल को पकड़ रहा है तो उसकी जो बॉल होती है ना, उसकी बॉल में होता है मोमेंटम, संवेग। तो यदि वो उसको ऊपर ही पकड़ेगा, एकदम से उसको पकड़ेगा, झटका लगेगा, उसके हाथों पे फोर्स आएगा, तो वो फोर्स के कारण उसके हाथों में पेन होने लगेगा। तो वो क्या करता है, अपने हाथों को थोड़ा सा नीचे करने लगता है, थोड़ा सा हाइट मतलब बढ़ाता है, ताकि जब वो बॉल नीचे आए तो धीरे धीरे उसका मोमेंटम कम हो जाए। और जैसे ही उसका मोमेंटम में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसके हाथों पर चोट नहीं लगेगी बॉल को पकड़ते वक्त। ऐसे ही एक आपको फिगर दिख रहा होगा, जब भी हम स्टिक्स का जो बंडल है उसको एकदम से उठाते हैं तो वो रस्सी टूट जाती है। क्यों? उठाते वक्त हमारे ऊपर फोर्स लगा और रस्सी जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, मोमेंटम में आ गई, तो वो एकदम से वहाँ की जो नॉट है वो टूट जाएगी। अब हम न्यूटन की थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर हम बंदूक की गोली को छोड़ते हैं तो उस वक्त हमें पीछे की ओर झटका लगता है हमारे शोल्डर पर। या फिर नाव के किनारे पर जब हम ज़मीन पर कूदते हैं तो नाव पीछे हो जाती है। इसका और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे बलून है, जब बलून में से हवा निकलती है, जैसे फूला हुआ बलून है और हवा निकलती है तो बलून ऊपर की तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, क्योंकि जो उसकी गैस है वो तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, लेकिन बलून जो है अपना मोशन अपवर्ड की तरफ करता है। जो गैस की जो एक्शन था उसकी वजह से बलून का जो रिएक्शन हुआ वो हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। या फिर जैसे कि हम कभी नाव से अगर कूद रहे हैं मान लीजिए किनारे पर, तो जो बोट है वो एकदम से सडनली पीछे जाने लगती है। वो भी यही होता है कि जो हमारा जो एक्शन था नाव से कूदने का, तो उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन किया बोट ने। ऐसे ही तैरते समय जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। यही धक्का जो होता है वो इसके ऑपोजिट पानी हमें फोर्स लगाता है आगे की तरफ मूव करने के लिए। हमारे एक्शन पर पानी रिएक्शन देता है। ऐसे ही इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है रॉकेट प्रपोल्शन, मतलब कि रॉकेट का आसमान में उड़ना। होता ये है कि जब रॉकेट आसमान में उड़ता है तो उसकी जो गैसेस और जो हीट होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी की तरफ निकलती हैं। तो उतना ही ऑपोजिट और इक्वल फोर्स रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है उसकी अपवर्ड मूवमेंट में। अब थोड़ा सा और देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब वही, कोई भी बॉडी है जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी मोशन या रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या है?
जड़ तत्व का नियम जो कहते हैं हम जिसे, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड और टू रिमेन स्टेशनरी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी या वो टेंडेंसी कि वो अपने ऊपर होने वाले चेंज को रेजिस्ट करे, रोके, ठीक है ना। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती रहे, जब तक उस पर बाहर का कोई फोर्स ना लगे। वो उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहलाती है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे होंगे। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इसको लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस लॉ के थ्रू हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फोर्स न्यूटन क्या है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। एंड इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट, द फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है कोई और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है, तो उसका जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल और देखते हैं अच्छा सा। जो रनर होता है वो दौड़ते वक्त एकदम से पहले ज़मीन को पुश करता है, तब जाके क्या होता है, वो रनिंग स्टार्ट करता है। होता ये है कि पुश करने से जो ग्राउंड है वो रनर को फॉरवर्ड की तरफ एक फोर्स लगाता है ताकि वो रनिंग अपनी शुरू कर सके। अब आज का लास्ट टॉपिक और देखते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मतलब अदिश और सदिश राशियाँ, ये होती क्या हैं? वो क्वांटिटी या वो राशियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं देखते। मतलब उसकी दिशा से हमें मतलब नहीं है, हम उसकी दिशा ही नहीं है एक तरीके से, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, या फिर जिसको बोलते हैं हम अदिश राशियाँ। जैसे लेंथ में मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, एनर्जी, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। क्योंकि इसमें हम उस बॉडी का मतलब इन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, इन बॉडीज़ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश, मतलब जैसे कि नाम से पता चला है दिशा के साथ, वो क्वांटिटीज़ जिसमें हम मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा दोनों देखते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड वेट। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि एक कोई बॉय है, वो वुडन कार्टून पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, तो कार्टून की पोजीशन जो है चेंज हो रही है वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ फोर्स लगाने पर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फोर्स हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू।